हिंदी के इस सीरीज में सबसे पहले हम शुरू करेंगे वर्णमाला से शुरू करेंगे। वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट हम सभी लोग जानते हैं। वर्णमाला क्या है? तो भाषा की सार्थक इकाई यानी जिसका कुछ अर्थ निकल सके वो वाक्य होता है। वाक्य से छोटी इकाई की बात करें तो ये उपवाक्य होता है और उपवाक्य से भी छोटी इकाई होती है पदबंध और पदबंध से छोटी इकाई शब्द होती है। तो अगर हम यूं समझें तो शब्दों से बनती है हमारी भाषा। शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्य से कुछ सार्थक मैसेज या सूचना देने वाला कोई इंफॉर्मेशन बनती है। पद से छोटी इकाई अक्षर होती है और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि ध्वनि यानी आवाज या साउंड। ध्वनि को ही वर्ण या फिर लेटर भी कहा जाता है। ध्वनि ही है जिसको हम वर्ण या लेटर बोलेंगे। जैसे राम शब्द है तो उसमें दो अक्षर हैं रा म एवं चार वर्ण हैं र अ म अ। तो इस तरीके से इसमें चार वर्णों से ये मिलके बना है राम शब्द। तो चलिए वर्णमाला की तरफ चलते हैं। वर्ण, तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं इसको, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मानक हिंदी की वर्णमाला। अब हिंदी की जो स्टैंडर्ड वर्णमाला है, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड वर्णमाला किस तरह की है उस पर बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड यानी कि मानक हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिनमें से 10 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं। 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं स्टैंडर्ड वाली में, यानी जो मानक है, मानक वर्णमाला है उसमें। ओके, उच्चारण के आधार पे अगर बात करें तो 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। लेखन के आधार पे बात करें, लेखन यानी लिखने के आधार पे, तो फिर 52 वर्ण हो जाते हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना है। उच्चारण के आधार पे बात करेंगे तो 45 वर्ण हैं और लेखन के आधार पर बात करेंगे तो 52 वर्ण हैं। 13 स्वर हैं इसमें और 35 व्यंजन हैं। 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। जब हम लिखते हैं भाषा को तब इस तरीके से इसका वर्गीकरण है। ओके, तो चलते हैं। स्वर कौन कौन से हैं? तो स्वर की सीरीज में आते हैं आपके अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह और री। बीच में एक और आता है री। तो ये इसके स्वर हैं अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह। तो ये हिंदी भाषा के स्वर हैं। देखिए व्यंजन जो हमारे हैं, बाकी जो स्वरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब व्यंजन हैं। तो इसमें पहला आता है क वर्ग। अब क वर्ग क्या है? ये गले से बोले जाने वाले अक्षर हैं। क ख ग घ ग। तो क वर्ग में ये आ जाते हैं। च, च देखिए जो जीभ से मतलब तालू से बोले जाने वाले वर्ड हैं, जैसे च छ ज झ ज़। तो ये सारे च वर्ग हैं। ट वर्ग की बात करें तो ट ठ ड ड़ ढ ढ ढ़, है ना, एक ढ होता है एक ढ होता है। तो थोड़ा सा ये इनमें मात्राओं का अंतर है। ण, तो ये सभी जो हैं हमारे मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं। त वर्ग त थ द ध न। अगर त वर्ग की बात करें तो त थ द ध न इसमें आ जाएंगे। प वर्ग तो प फ ब भ म, ये प वर्ग में आ जाएंगे। इसी तरीके से अंतस्थ, अंतस्थ उसको बोलेंगे अब य र ल व, ये अंतस्थ कैटेगरी में आएंगे। ऊष्म की बात करें तो इसमें थोड़ा ऊष्मा जो पैदा होती है इनको प्रोनाउंस करते समय, तो ये ऊष्म व्यंजन में आ जाएंगे। तो ये कैटेगरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ऊष्म में आएंगे श श श ह। और संयुक्त की बात करें तो संयुक्त व्यंजन वो हैं जो एक सिंगल व्यंजन से नहीं बने हुए होते हैं। इनमें एक से ज़्यादा व्यंजन होते हैं, सिंगल नहीं होते हैं ये। तो ये मिक्स होते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त कहेंगे। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये सब संयुक्त हैं क्योंकि इनकी सिंगल साउंड नहीं है, एक अकेली आवाज़ इनमें नहीं आती है, तो इनको संयुक्त बोलते हैं। अक्ष देखिए, त्र देखिए, ज्ञ देखिए, श्र देखिए, किसी भी तरह के वर्ड हैं ये। तो वेरी सिंपल।
अक्षर की बात करें तो क और श दोनों साउंड इसमें आती हैं। त और र दोनों साउंड आती हैं। ज और य दोनों साउंड आती हैं। ज्ञ ज्ञ ज और ज्ञ दोनों साउंड आती हैं। श और र दोनों साउंड आती हैं। ओके, अब कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो हिंदी भाषा में विदेशों से आ गई हैं, यानी इन्हें ग्रहीत ध्वनियां कहेंगे। विदेशी भाषाओं की कुछ ध्वनियां भी हमारी भाषा में आ गई हैं। तो विदेशों से आगत या गृहीत ध्वनियां, आगत मतलब जो आ गई हैं, या गृहीत मतलब जिनको हमने ग्रहण कर लिया है, तो दोनों एक ही बात है। देखिए, अरबी और फारसी के भी कुछ ध्वनियां यानी कि कुछ वर्ण, अरबी और फारसी के भी कुछ वर्ण हमारी भाषा में यूज हो रहे हैं, जैसे अ, क, ख, ग, ज, फ। इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है। अ, क, ख, ग, ज, फ। तो ये अरबी के हैं। देखिए, ग अगर हम बोलते हैं तो वो हिंदी का है, ग ये अरबी का वर्ड है। ऐसे ही जा अगर बोलते हैं तो हिंदी का है, बट ज वो अरबी का है। अ, क, ख, ग का प्रयोग अब कम होता है और तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण इनमें होते हैं। तो चलो चलते हैं अंग्रेजी की तरफ। अंग्रेजी से कौन से वर्ड आ गए हैं इसमें? ओ। तो अ जो वर्ड है जिसमें ऐसे ऊपर अर्धचंद्र बना होता है, अर्धचंद्र बिंदु वाले जो वर्ण हैं वो अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न हुए हैं, या अंग्रेजी भाषा से प्रेरित कह सकते हैं उनको हम। तो यहाँ पर एक नोट आता है, वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, उच्चारण और लेखन। ठीक है, उच्चारण कैसे होता है उसके आधार पर वर्णों की गणना करी जा सकती है, और लेखन यानी उन्हें लिखने का जो तरीका है उसके आधार पर गणना की जा सकती है। तो उच्चारण और लेखन दो आधार पर आप वर्णों की गणना कर सकते हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। भाई, वर्णों को जो आप काउंट करते हैं, अगर आप उच्चारण के आधार पे करें, क्योंकि उच्चारण ही है ना वर्ण, तो वर्ण क्या है? ध्वनि है, ध्वनि यानी उच्चारण। तो उच्चारण के आधार पे अगर हम उनको व्यवस्थित करते हैं या उनके प्रकारों को समझते हैं, तो वो ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर हिंदी के वर्णों की कुल संख्या 47 है। ठीक है, तो उच्चारणों के आधार पर इसकी वर्णों की जो संख्या है वो 47 है। देखिए, वो मानक था तो मानक में 45 थी, बट यहाँ पर 47 हैं। अगर हम सभी उच्चारणों को शामिल कर लें तो 10 स्वर होते हैं इसमें, 37 व्यंजन होते हैं, और 35 हिंदी के मूल व्यंजन हैं, और दो आगत व्यंजन हैं इसमें से, ज और फ। जैसे कि अब जो बाकी के जो फारसी वर्ण इसमें शामिल हुए हैं उनका इस्तेमाल अब कम होता है, लेकिन ज और फ अब तक भी यूज में है। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। तो ये जो दो ज और फ एक्स्ट्रा आ गए हैं इसमें, वही 45, उन्होंने ही 45 को 47 बना दिया है। ओके, तो जो 45 थे हिंदी के वर्ण, मानक हिंदी में यानी स्टैंडर्ड वाली हिंदी में जो 45 हुआ करते थे, उनमें अरबी के ये जो दो हम शामिल कर दें, ज और फ, तो 47 हो जाते हैं, जिनमें 10 स्वर हैं। और व्यंजन कितने? वैसे 35 व्यंजन होने चाहिए थे, बट व्यंजन दो एक्स्ट्रा यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसकी वजह से ये 37 हो गए हैं। लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 55 है। इनमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन और मुद्रण में प्रयोग में आते हैं। ठीक है, तो लेखन और मुद्रण जब आप भाषा को लिखेंगे तो भाई उसमें थोड़ा सा जो चिन्ह है उन सब का महत्व बढ़ जाता है। तो चलिए चलते हैं स्वर की तरफ। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, यानी इनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनका खुद का एक उच्चारण होता है और इन्हें आप स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। परंपरागत रूप में इनकी संख्या 13 होती है। जो ट्रेडिशनल अगर हम देखें तो ये 13 माने जाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से इसमें केवल 10 ही स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, इसमें री और वो सारे शामिल नहीं किए गए हैं। उच्चारण की दृष्टि से देखें तो हम इन्हीं को उच्चारित करते हैं, और वैसे ट्रेडिशनली इनकी संख्या 13 होती है।
स्वरों के वर्गीकरण की तरफ चलते हैं। स्वरों का वर्गीकरण किस तरीके से होता है, तो पहली कैटेगरी देख लेते हैं, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण है मात्रा या फिर उच्चारण के काल के आधार पर। अब इन्हें हमें ढंग से समझना होगा कि कौन से स्वर किस कैटेगरी में आते हैं और वो किस आधार पर उनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो इनकी जो कैटेगरी है वो किस आधार पर है। पहला है मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें तो ये तीन कैटेगरी में जा सकते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब देखिए, हर्ष स्वर कौन से हैं? हर्ष का मतलब होता है छोटा, है ना, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, इ, उ, इस तरीके से अ, इ, उ। एक मात्रा है इनकी। मात्रा का मतलब होता है कि बस ये एक अपने आप में एक फंडामेंटल एक आवाज है, एक बेसिक ये आवाज है, अ, इ, उ। ओके। दीर्घ स्वर, दीर्घ क्या हो जाता है? दीर्घ का मतलब होता है थोड़ा बड़ा, यानी यही आवाजें होंगी, आवाजें यही होंगी, लेकिन इनको थोड़ा देर तक बोला जाएगा, जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगे। हर्ष से थोड़ा अधिक समय लगे, यानी दो मात्रा का समय लगे, उनको हम बोलेंगे दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ओ। ये सब दीर्घ हैं क्योंकि इन्हें थोड़ा देर तक बोला जाता है। दीर्घ मात्रा होती है, डबल मात्रा होती है, मात्रा का फर्क है। स्वर वही है लेकिन मात्रा बढ़ गई है, डबल हो गए हैं ये। प्लुत स्वर की बात करते हैं, जिनमें उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। अब इनमें दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, जैसे किसी को पुकारने में इनका जो यूज होता है, इनका जो प्रयोग है वो किसी को पुकारने में ही ज़्यादातर होता है। जैसे नाटक के संवाद में जो डायलॉग्स होते हैं, आपके प्ले जो होते हैं, नाटक जो होते हैं, उनके संवादों में इस तरीके का होता है, जैसे राम, श्याम, इस तरीके से। तो अगर हम राम, तो राम को कुछ ज़्यादा ही देर तक बोला जा रहा है, तो ये प्लुत हो जाता है। तो इसमें मात्रा का लगभग 3 गुना प्रयोग होता है। तो सिंगल मात्रा अ, ये हर्ष है, आ, दीर्घ है, आ, तो ये प्लुत है। तो इस तरीके से इनका कैटेगराइजेशन है। अब देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर, ये तो था कि उनकी मात्रा कितनी होती है, कितनी कितनी देर तक उनको बोलते, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन के आधार पे तो हो गया। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ का प्रयोग यानी आप जीभ को किस तरीके से प्रयोग करते हैं, जीभ से इन्हें बोलते कैसे हैं, उसके प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर हो गए। अग्र मीन्स जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जीभ का आगे वाला जो हिस्सा है ना, फ्रंट पार्ट, वो जिनमें काम करता है, वो हो गए। जैसे ई, ई, ए। तो अग्रभाग का मतलब यहाँ पर जीभ का अग्रभाग। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण पे जीभ के मध्य भाग काम करते हैं, उन स्वरों, जैसे कि अ में जीभ का थोड़ा मध्य भाग काम करता है। पश्च स्वर, जिसमें जीभ का पश्च भाग काम करता है, जैसे आ, ऊ, ओ, औ। तो इस तरीके से ये अलग अलग स्वर होते हैं। अग्रभाग जैसे ई, ए। तो फ्रंट फ्रंट की तरफ जो जीभ है, उसको थोड़ा सा आपको एक्टिव करना पड़ता है। एक्शन में जीभ का कौन सा हिस्सा आ रहा है, अगर आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। मुख द्वार के खुलने के आधार पर, इनको जब हम उच्चारण कर रहे होते हैं तब मुख का कौन सा द्वार खुलता है, यानी मुख का, हमारे मुंह का कौन सा पार्ट एक्टिव होता है, उसके आधार पर। तो पहले आते हैं हमारे विवृत यानी ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, पूरे का पूरा मुख द्वार अगर खुलता है तो उनको हम बोलते हैं विवृत स्वर। अर्धविवृत, अब अर्धविवृत स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है ना, जिनमें पूरा मुंह खुलता है, जैसे तो आ बोलने में पूरा मुंह खुलता है, वो तो विवृत हो गए, ओपन में आ गए। अर्धविवृत यानी हाफ ओपन, जिनके उच्चारण के लिए आपको अपना मुंह पूरा तो नहीं, आधा खोलना पड़ेगा। अ, ए, औ, औ। तो इनके लिए आपको
जो मुंह है वो पूरा नहीं खोलना है। पूरा खोलेंगे तो इनकी जो आवाज़ है वो विकृत हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। यानी अर्ध संवृत, हाफ क्लोज। तो हाफ क्लोज यानी अर्ध संवृत, ठीक है, अर्ध संवृत। देखिए संवृत्त का, विवृत्त का मतलब है, वृत्त का मतलब है ना वृत्त होना, पूरा खुल जाना। तो अर्ध संवृत्त मतलब जिसमें हाफ क्लोज्ड है, हमारा मुंह क्लोज्ड है। अब हाफ ओपन और हाफ क्लोज का भी फर्क हमें समझना है। जैसे अ, ऐ, ओ, ये हाफ ओपन कंडीशन है, यहाँ पे मुंह ओपन करना है आधा। अब मुंह को क्लोज करना है आधा। तो आधा ओपन और आधा क्लोज तो सेम लग रहा होगा, लेकिन ये सेम नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ, तो इसमें बंद हो जाता है, यानी यहाँ पे मुंह बंद ज़्यादा रहता है खुले के बजाय। तो ये दोनों सेम नहीं है। आप प्रैक्टिस करके अपने मुंह की पोजीशन को बड़े गौर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्लोज यानी कि संवृत्त स्वरों की। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, इनके उच्चारण में मुख द्वार बंद ही रहता है, लगभग बंद हो जाता है। ये नहीं है कि एग्जैक्टली बंद हो जाएगा, बट ये लगभग बंद रहता है, तो उन्हें संवृत्त स्वर कहेंगे। जैसे ई, उ, ऊ। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अलग अलग स्वर, अलग अलग मुंह के भाग यूज होते हैं उनको प्रोनाउंस करने में। अलग अलग स्वरों में का जो उच्चारण स्थान है वो मुंह के अंदर अलग अलग जगह पे है, तो उसके हिसाब से भी हमें वर्णों को समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कुछ वर्ण हैं। जो पहला पार्ट दिया है यहाँ पे, नासिका। नासिका यानी नाक से उच्चारित होने वाले, जिनमें नाक का इस्तेमाल जरूरी है, नासिका वाले वर्ण हो जाएंगे अंग, ग, य, ण, न, म। अगर इसमें आप अपनी नाक बंद करके बोलें तो आपको पता चल जाएगा कि ये सभी वर्ण आप बिना नाक की मदद के नहीं बोल सकते। अगर आप अपनी नाक को बंद कर देंगे तो इनका जो उच्चारण है आप नहीं कर पाएंगे, ठीक से नहीं कर पाएंगे या कर ही नहीं पाएंगे। दंतमूल। दंतमूल यानी दंत का मतलब होता है दांत, और मूल का मतलब होता है कि रूट यानी दांतों की जड़। दांतों की जड़ों से जो बोले जाते हैं, दांतों की जड़ों पे आप अपनी जीभ को टच करके जिनको बोलते हैं, जैसे र, ल। र और ला को अगर आप बोलेंगे तो आपको दंत मूल में जाना होगा। अच्छा, अगला देखते हैं, दंत्य। दंत्य यानी जब आपकी जीभ आपके दांतों को ही स्पर्श करने लगेगी। जैसे स, अगर आप स बोल रहे हैं तो अब वो दंत के मूल में नहीं बल्कि दंत के फ्रंट पार्ट में आ जाएगी, दांतों को टच करने लगेगी। दंत प्लस ओष्ठ। अब देखिए दंत एंड ओष्ठ, जिनमें दांतों का भी यूज होगा और ओष्ठ का भी यूज होगा। ओष्ठ यानी होठों का यूज, दंत एंड ओष्ठ। जैसे व, तो व आपका जो साउंड है वो ओष्ठ है। मुख्य रूप से ये होठों से निकलती है, ओष्ठ बोलते हैं इसको हम लोग। लेकिन दंत इसलिए बोला गया क्योंकि दांतों के बीच में से हवा फिर होठों से होकर बाहर आती है, तो दंत ओष्ठ है ये। अब अगले पार्ट को देखते हैं, ओष्ठ ओष्ठ्य। ओष्ठ ओष्ठ्य यानी इनको आप केवल होठों से बोल सकते हैं। इनके प्रयोग में केवल होठों का ही प्रयोग होता है, उ, ऊ। और ओष्ठ या औष्ठ्य, जिनके उच्चारण में केवल होंठ ही इंपॉर्टेंट है। यानी अगर दांत ना भी हो मुंह में तो भी आप इन्हें अच्छे से बोल पाएंगे। तो इसलिए ये दंत ओष्ठ्य नहीं है, ये ओष्ठ्य हैं केवल। जैसे उ, ऊ। और पूरा का पूरा प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, इस तरीके से सभी में होंठों का प्रयोग हो रहा है। मूर्धा की बात करें, मूर्धन्य जो होते हैं, तो मूर्धा देखो कौन सा पार्ट है मुंह का, ये ऊपर, ये जो तालू है, तालू का ये जो
यहाँ पे जो एक कैविटी जैसे मुंह के अंदर जो कैविटी होती है, उस कैविटी से जो प्रोनाउंस करेंगे आप, अगर आप अपनी जीभ से अपने ऊपर वाले तालू को छू के देखते हैं तो वहाँ पे एक गड्ढा आपको जहाँ महसूस होता है, या कैविटी उसी को बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो गड्ढा जहाँ आपको महसूस हो रहा है, उस गड्ढे से जो प्रोनाउंस होंगे वो मूर्धा हैं या मूर्धन्य हैं। जैसे कि री, री बोलने के लिए आपको, यानी गड्ढे का जो फ्रंट पार्ट है, एकदम से गड्ढा भी नहीं, पूरे गड्ढे में नहीं जाना है हमें, वो जो कैविटी है, कैविटी के थोड़ा फ्रंट पोर्शन से जो बोले जाते हैं, जैसे री। और इसी तरीके से ट, ट वर्ग जो पूरा है, ट, ठ, ड, ढ, तो सभी के लिए आपको इसी प्लेस से प्रोनाउंस करने पड़ेंगे, जीभ को इसी प्लेस पे टच करना होगा। तालु की बात करते, तालव्य, ई, और पूरा का पूरा च वर्ग, ई। तो ई के लिए आप तालु में लगाते हैं, थोड़ा सा जीभ का एक पार्ट इसमें तालु में लगता है। और अगर हम च वर्ग की बात करें तो फिर इसमें पूरी की पूरी पूरी की पूरी जीभ तालु को स्पर्श करती है। तालु यानी मुख का वही ऊपर वाला हिस्सा, च, छ, ज, झ, वही तालु, वही ऊपर वाले पार्ट को, जीभ मुंह के ऊपर वाले पार्ट को टच करती है, तालु को टच करती है। इधर और रह जाता है एक कंठ तालु। पहले इसी पार्ट को देख लेते हैं हम लोग। तालु और तालव्य के बाद ये नीचे जो दिया हुआ है कंठ तालु। अब कंठ तालु क्या है कि इसमें तालु का भी इंपॉर्टेंस है और कंठ की भी इंपॉर्टेंस है। तो ए आई, तो ये कंठ भी यहाँ पर यूज हो रहा है। इसके प्रोनाउंसिएशन दो प्लेस पे इंपॉर्टेंट है। ए जब आप बोल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ए बार बार बोलिए और उसको फील करिए कि वो कहाँ से आ रहा है। तो वोकल कॉर्ड पे आपका थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा। यहाँ पर वोकल कॉर्ड होती है, यानी हमारा जो ध्वनि यंत्र होता है गले का, वो यहाँ पे होता है। तो ए बोलते समय एक तो ये पार्ट एक्टिव हो रहा है, और दूसरा आपकी जो जीभ है वो थोड़ा सा फोल्ड होके, थोड़ा सा इस तरीके का फोल्ड लेके ऊपर की तरफ जा रही है, ए। तो ये तालु भी है और कंठ भी है। केवल कंठ से ये साउंड नहीं निकलेगी, आपको कंठ का भी साथ चाहिए, यानी इसको, इस साउंड को पैदा करने के लिए कंठ से भी एफर्ट चाहिए। यहाँ से भी प्रोसेस होगी और यहाँ से भी प्रोसेस होगी। तो ये दो जगह से ये साउंड प्रोसेस होती है या बनती है, दो जगह से निर्माण होता है इसका। कंठ या कंठ्य, अब ये प्योर कंठ वाला है, वो कंठ तालु था, यानी कंठ और तालु दोनों यूज होते हैं। अब इसमें आ जाता है आपका कंठ्या, ये अकेला कंठ है। अ, आ, आह, ये सब हैं। अ, आ और अह, ये कंठ से प्रयोग होने वाले हैं। और पूरा का पूरा क वर्ग, क, ख, ग, घ, इसको जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये गले से ही सीधे प्रोनाउंस हो जाते हैं, गले से ही इनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर एक और बचता है औष्ठकंठ। औष्ठकंठ मतलब जिसमें भाई होंठ भी लगेंगे, होंठों का भी यूज होगा, और ये कंठ से भी प्रोड्यूस होंगे, यानी दोनों एरियाज, कंठ जो दोनों एरिया हैं यानी कि गला और होंठ दोनों ही एक्टिव होने चाहिए, दोनों को पार्टिसिपेशन से ये बनेंगे। तो इसमें आते हैं हमारे ओ, आओ, आ, ओ, आओ, आ। इनको थोड़े ध्यान से अगर आप प्रोनाउंस करेंगे और फील करेंगे कि इनकी साउंड कहाँ से आ रही है, तभी ये पता चलेगा। ये जो वर्ण हैं, वर्णों की जो रचना या फिर इनके प्रोनाउंसिएशन के जो प्लेसेस हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए इनको आपको बोल बोल के फील करना होगा कि जब आप किसी वर्ण को उच्चारित कर रहे हैं तो कौन कौन से आपके बॉडी के, यानी कि गले के और होंठों के कौन कौन से एरियाज एक्टिवेट हो रहे हैं। ओके, तो अब चलते हैं होठों की स्थिति के आधार पर, यानी जब हम बोल रहे होते हैं तब हमारे होठों की स्थिति क्या होती है। अवृत्तमुखी, तो पहला आता है अवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या फिर गोलाकार नहीं होते। अब देखिए हिंदी में अ का मतलब तो नहीं ही होता है ना, तो अवृत्तमुखी मीन्स
अवृत्त मीन्स जिसमें वृत्त नहीं बनेगा, आपके होंठों का वृत्त नहीं बनेगा। तो वृत्त यानी सर्कल, ठीक है। तो वृत्त का मतलब होता है सर्कल। तो जिसमें सर्कल नहीं बनेगा, आपके होंठ गोल गोल नहीं होंगे जिनके उच्चारण करते समय, जैसे आ ई, अ आ ई ए आई, इसमें आपके होंठ राउंड नहीं होते हैं, यानी गोल नहीं होते। तो दूसरा टाइप क्या होगा? वृत्तमुखी। वृत्तमुखी यानी कि वृत्त बन जाएगा आपके मुंह से। तो जिनको बोलते समय आपके जो होंठ हैं वो वृत्त बना लें, गोलाकार हो जाएं, जैसे ऊ, ओ, औ। ये सबको बोलने में आपके जो होंठ हैं वो वृत्ताकार मुद्रा में आ जाते हैं, यानी वृत्ताकार कंडीशन में वो आ जाते हैं, सर्कुलर पोजीशन बना लेते हैं। दे फॉर्म अ सर्कल। ओके, तो वो सर्कल बना लेते हैं। ओके, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे, अब वो वर्ण जिनमें की हवा नाक से निकलती है या फिर मुंह से निकलती है। तो जिनमें हवा केवल मुंह से निकलती है, देखिए सबसे पहले हम उनकी बात करें जिनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। नाक अगर आप बंद भी कर लेंगे तो इनकी आवाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके साउंड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अ आ ई, अब देखिए अ आ ई। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नाक को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अगर आप नाक बंद भी कर देते हैं तब भी आप इन्हें प्रोनाउंस करेंगे तो इनके साउंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनको बोलेंगे निर्नुनासिक, यानी मौखिक स्वर जिनमें अनुनासिक है ही नहीं जो, ठीक है। तो निर्नुनासिक हो गए, अनुनासिक नहीं है ये वाले। तो जिनमें निर्नुनासिक हैं, जिनमें की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका नाक नाक जो होता है जिनमें यूज़ नहीं होता बिल्कुल भी। अब अनुनासिक स्वर की तरफ चलते हैं। अनुनासिक कौन होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले। अब देखिए मुंह के साथ साथ नाक से भी अगर हवा निकलती है तो उनको आप अनुनासिक बोलेंगे। अ, आ, ई, ऐसे इस तरीके के जो शब्द हैं इनको अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो अगर आप अपने नाक को बंद कर दिया तो फिर इनके साउंड नहीं निकाल पाएंगे आप। ओके, तो चलते हैं 6। घोषत्व के आधार पर, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। घोष का मतलब एक तरीके से वाइब्रेंट, आप समझ सकते हैं कि वाइब्रेंट कहाँ से, इनका वाइब्रेशन कहाँ पे हो रहा है। तो घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो संघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर संघोष ध्वनियां ही होती हैं। तो स्वर तंत्रों में संघोष, इस तरीके से आप थोड़ा ये टिपिकल हो रहा है, तो अगर आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो स्वर तंत्रों में संघोष का मतलब है कि आपकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं ना, जो गले में वोकल कॉर्ड्स हैं, स्वर तंत्रियां उन्हीं को बोलते हैं। उनमें जब वाइब्रेशंस होते हैं तो वाइब्रेशन से जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं वो स्वर होती हैं। ओके, जैसे संगीत में भी स्वर होते हैं, तो आप जब भी कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आप कोई संगीत वाद्य यंत्र को के ऊपर जब आप काम करते हैं या उसको जब आप बजाते हैं तो उसमें से भी वाइब्रेशंस निकलते हैं। स रे ग म से हम उनको स्वरों का नाम हमने संगीत में उस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए हम व्यंजन की तरफ चलते हैं। व्यंजन क्या हैं? तो स्वरों के अलावा जो होते हैं वो व्यंजन हैं, और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। इनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन की अगर बात करें, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। जिनमें आपको स्वर की सहायता लगेगी, इनको आप अपने आप से नहीं बोल सकते, इनकी अपनी पर्टिकुलर कोई आवाज़ नहीं होती। आवाज़ होती है लेकिन अगर इनको स्वर का साथ ना मिले तो इनकी आवाज़ बन नहीं पाएगी। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला हुआ होता है। बिना अ, ये स्मॉल वाला, ये जो छोटा वाला जो अ साउंड है, अगर ये साउंड आप व्यंजन से हटा दें तो शायद आप उसे बोल ही नहीं पाएंगे। तो अ साउंड हर एक व्यंजन में होती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 मानी जाती है। 33 व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन ड़, ढ़,
को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो जो पुराने चले आ रहे हैं वो 33 ही हैं, लेकिन अगर आप ड़ और ढ को भी जोड़ देते हैं तो फिर इनकी संख्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। ओके, तो चलो चलते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण क्या है, किस प्रकार से ये बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए, फेफड़ों से हवा निकल रही है, मुंह के किसी भी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा या दांत या होंठ का स्पर्श करते हुए निकले। ठीक है, देखो गले से सॉरी फेफड़ों से हवा निकल रही है और वो हवा मुंह के किसी भी विशेष स्थान पे आए। जैसे विशेष स्थान कौन से हो सकते हैं, कंठ पे आए, तालु पे, मूर्धा पे, दांत पे, होंठों पे, इसका स्पर्श करते हुए वो बाहर निकले, तो ऐसे को हम बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। नाम से ही पता चल रहा है स्पर्श व्यंजन। तो वर्ग, उच्चारण, आपोप, सपोप वगैरह वगैरह के स्थान पे ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन्हें समझ सकते हैं। तो होंठ दांत का स्पर्श करते हुए निकले, तो स्पर्श व्यंजन हम किसको कहते हैं। स्पर्श व्यंजन मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से होते हुए मुंह के किसी भी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ, इन सब का स्पर्श करते हुए निकले, तो वो हो जाते हैं स्पर्श व्यंजन। कंठ्य, कंठ यानी जो कंठ से, जिनकी आवाज सीधे कंठ से पैदा हो जाती है, क ख ग घ ग। और इसी तरीके से तालव्य, तालव्य यानी जो तालु का यूज होता है, जिसमें मुंह के भीतर की ऊपर की छत, मुंह के ऊपर की जो छत है उनका यूज होता है, च छ ज झ अ। ठीक है, और इसी तरीके से मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी इनमें मूर्धा का प्रयोग होता है भाई। मूर्धा यानी वो जो कैविटी हम बात कर रहे थे, वो कैविटी इसमें इस्तेमाल होती है, ट ठ ड ढ ण। तो मुंह के भीतर की ऊपरी छत, देखो मुंह की जो अगली ऊपरी छत थी वो अलग थी, और ये मुंह के भीतरी ऊपरी छत है, यहां से इनका उच्चारण होता है ट ठ ड ढ ण, इस तरीके से। फिर आते हैं हमारे दंत्य। दंत्य कौन से हैं, जिनका उच्चारण दांतों से होता है, त थ द ध न। दांतों से उच्चारण का मतलब है कि जीव को दांतों से स्पर्श करके इनका उच्चारण होता है। त बोलते हैं तो दांतों से उच्चारण होता है, थ द ध न। औष्ठ की बात करें तो होठों से जिनका उच्चारण होता है, प फ ब भ म। इन सबको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके होंठ स्पर्श होते हैं जब आप इनको बोल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नोट करने वाली कुछ बात है कि कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। स्पर्श संघर्षी मीन्स स्पर्श करते हुए संघर्ष, थोड़ा सा जीभ आगे की तरफ घिसती है तो उसे बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। संघर्षी, स्पर्श भी हो रहा है और संघर्ष भी हो रहा है। ठीक है, संघर्ष का मतलब थोड़ा सा घर्षण हो रहा है जीभ में। च छ, वैसे देखा जाए तो इसमें कोई खास घर्षण नहीं होता, इसलिए कुछ ही विद्वान ऐसा मानते हैं। घोषत्व के आधार पर, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, तो अघोष और घोष, संघोष है ना। व्यंजन की अगर बात करें तो अघोष ध्वनियां हो जाती हैं और संघोष ध्वनियां हो जाती हैं, सघोष ध्वनियां हो जाती हैं, यानी जिसमें स्वर तंत्रिकाओं में अच्छा खासा कंपन होता है। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है तो वो घोष ध्वनियां हो जाती हैं और अन्यथा वो अघोष ध्वनियां हो जाती हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, ठीक है, कंपन ना हो, ला, रा वगैरह। देखिए स्वर तंत्रियों मतलब वोकल कॉर्ड्स में बिना कंपन के तो कोई आवाज ही नहीं होगी, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिना कंपन के आवाज नहीं होगी। बट घोषत्व का मतलब है यहाँ पे कि वाइब्रेटो, कुछ ज्यादा ही वाइब्रेशन, यानी स्वर तंत्रियों में कुछ लहराते हुए वाइब्रेशंस ना हो। जैसे जब हम रा, ये ला, ये सब बोलते हैं तो इस तरीके से कोई लहराता हुआ वाइब्रेशन इनमें नहीं होता है। सघोष उनको बोलेंगे जिसमें वाइब्रेशन बढ़ जाता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन अगर आप
यूज़ करेंगे तो अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो इसमें यही आएगा। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। प्राणत्व के आधार पर, यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है, व्यंजन का प्राण यानी हवा। अल्प प्राण व्यंजन यानी जिनमें हवा कम निकलती है, मुख से कम हवा निकले। ओके, तो हर वर्ग का जो पहला है, तीसरा है और पांचवा व्यंजन है, ये अल्प प्राण होते हैं, इनमें कम हवा निकलती है। महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले। महाप्राण का मतलब ही हो गया, प्राण का मतलब हवा है, तो महाप्राण का मतलब हो गया कि इसमें ज्यादा हवा निकलती है, तो इसलिए ये महाप्राण व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, महाप्राण। इसमें आते हैं आपका हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। कोई भी वर्ग हो, उसका दूसरा और चौथा महाप्राण है। इसी तरीके से आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, तो वो अंतस्थ हो जाते हैं। अंतस्थ यानी बीच के, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच में हो, स्वरों और व्यंजनों के बीच में हो। ठीक है, एक तरफ स्वर है, दूसरी तरफ आपके व्यंजन है, और उनके बीच का जिनका उच्चारण है इंटरमीडिएट, आप समझ सकते हैं, तो वो वाले जो वर्ण हैं वो होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। और अब हमारे शब्दकोश में पूर्ण वर्ग के बाद की अगर बात करें हम, तो पूर्ण वर्ण के बाद शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर का क्रम आता है। ठीक है, जब हमारे वर्ण हो जाते हैं, वर्णों के बाद आएगा संयुक्ताक्षर, जैसे कंग, कह, क, का, को, कौ, ये, क्या, क्या, क्ला, क्ष, इस तरीके से। संयुक्ताक्षर का मतलब है जो सिंगल नहीं है, अलग अलग से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो शब्दकोश में अक्ष, त्र, ज्ञ का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता है। अक्ष, त्र और ज्ञ कोई अलग से शब्द संग्रह इनका नहीं है, क्योंकि ये सभी के सभी संयुक्ताक्षर होते हैं। शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद, पूर्ण वर्णों की बात अगर हम बात करें तो संयुक्ताक्षर का क्रम आता है। संयुक्ताक्षर में होते कंग, कह वगैरह वगैरह। इसी तरीके से क्य, क्र, क्ल, ये सब संयुक्ताक्षर हैं, क्योंकि ये मिक्स होके बने हैं, कंपाउंड होके बने हैं, एक से ज्यादा से मिक्स होके बने हैं, सिंगल नहीं है। शब्दकोश में अक्ष, त्र, ज्ञ का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता है, क्योंकि ये भी संयुक्ताक्षर होते हैं। अतएव इनसे संबंधित शब्दों को ढूंढने के लिए इन संयुक्ताक्षरों के पहले अक्षर या वर्ण वाले खाने में जाना होगा। तो इनका जो पहला वाला वर्ण है ना, उसके खाने में जाना होगा कि ये किससे मिलके बने हुए होते हैं। यदि हमें अक्ष की बात करनी है तो हमें क और स पे जाना होगा। ठीक है, क और स की बात करनी होगी। तो ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ण, वर्ण के टाइप। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो यहाँ पर दिए गए हैं इस बुक में। ल्यूसेंट की बुक है ये, तो इस बुक में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।